Hello students, today we are going to study class 10th geography chapter 1 resources and development. As we have been discussed before about this chapter, I hope कि आपने उसका नोट्स तैयार किया होगा, कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए होंगे. सो उसी के आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू मस्ट कीप पेन और पेंसिल इन योर हैंड so that you could write some important things whatever you will get from this video. So be ready for that. Now the first topic, today's first topic is land resource. So जैसा कि हम लोग जानते हैं लैंड हमारी कंट्री इंडिया का जो लैंड रिसोर्स है हमारे एक ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. तो सबसे पहले ये जानना है कि लैंड हमारे कंट्री में है कैसे 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 डिवाइडेड है, किस प्रकार से है. तो हम आपको एक फिगर दिखाते हैं अभी. ये जो कंट्री हमारी कंट्री का इंडिया का जो प्लेन्स है ये 43% एरिया कवर करता है प्लेन्स एंड 30% माउंटेन कवर करता है and 27% plateau. This is the relief features of a country. Plains 43%, mountain 30% and plateau 27%. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो प्लेन्स है हमारा, इसमें हम लोग करते क्या, प्लेन्स में आप एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्री होती है यहाँ पर. और माउंटेन की बात करें अगर तो माउंटेन इकोलॉजी के लिए अच्छा है, फॉरेस्ट है यहाँ पर, टूरिज़्म होता है. प्लेट्यू ये फेमस है मिनरल्स के लिए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए, और यहाँ भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारी कंट्री इंडिया का जो रिलीफ फीचर्स है इस प्रकार से डिवाइड है. तो हम आगे आते हैं, देखते हैं जो हमारी कंट्री का लैंड रिसोर्स है, ये लैंड कैसे कैसे है डिवाइड है, कैसे है ये, किस प्रकार से है. पहले तो यहाँ फॉरेस्ट है. क्या है? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट एंड सेकेंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. दूसरे प्रकार का लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है. जैसे हम लोग जानते हैं जैसे डिज़र्ट हो गया, हॉट डिज़र्ट, कोल्ड डिज़र्ट, तो उस पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते. एंड थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. नेक्स्ट इज़ नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया उसे कहते हैं जहाँ पर हम लोग मतलब जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिस पर जितने लैंड पर हम लोग खेती कर रहे होते हैं, कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, वो नेट सोन एरिया कहलाता है. नेक्स्ट है फैलो लैंड्स. फैलो लैंड्स वो होता है जो कि छोड़ दिया जाता है फर्टिलिटी के लिए. ये फर्टिलिटी के लिए 1 से 5 साल तक लगभग छोड़ दिया जाता है जिससे इस लैंड पर फर्टिलिटी आ जाए, तो उसे फैलो लैंड कहते हैं. ठीक है, तो अब इसी के आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया की बात करें तो जो इंडिया का जो यूटिलाइजेशन है, जो इंडिया के लैंड का जो यूटिलाइजेशन है, पहले तो बात करते हैं कि हमारी कंट्री का जो टोटल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से कि जब हम सब आपको जानते ही होंगे, पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारा कंट्री जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया इन वर्ल्ड. एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा, फॉरेस्ट इज़ लेस दैन डिज़ायर्ड 33%. फॉरेस्ट इज़ लेस दैन डिज़ायर्ड 33% विच इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस. फॉरेस्ट इज़ लेस दैन डिज़ायर्ड 33% विच इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस. अब ये जैसे कि हमारी जो डिज़ायर्ड, हमारी जो ज़रूरत है फॉरेस्ट के लिए, वो 33% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952. ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है? 33%. बट ये कम है, नियर अबाउट 23% है, जो कि सोचने वाली बात है, जो कि बहुत ही
ज़रूरी चीज़ है, हमें इम्पॉर्टेंट है, ये हमें जानना चाहिए कि हमारे पास फॉरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे इकोलॉजी को बैलेंस करता है, इन्वायरमेंट को अच्छा रखता है। ओके, नेक्स्ट है, देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्ट लैंड और डिग्रेडेड लैंड। देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्ट लैंड। अब सोचिए हमारे पास जितनी लैंड है उसका 130 मिलियन हेक्टेयर वेस्ट है, डिग्रेडेड है, वो यूज़ में नहीं है, जिसमें कि हम देख सकते हैं 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड, जो कि 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, 56% वाटर इरोजन से इरोडेड है, 6% सलाइन एंड एल्कालाइन है डिपॉजिट की वजह से, एंड 10% इज विंड इरोडेड है। तो इतना लैंड जो कि टोटल मिल करके 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड है। अब इसको देखने के बाद हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि एक्चुअली डिग्रेडेशन, जो डिग्रेडेशन है ये इससे इसके कारण क्या है, क्यों डिग्रेड, इससे मतलब कि धीरे धीरे जिस पर हम लोग खेती कर रहे हैं, जिस पर हम कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे वो लैंड ख़राब होती जा रही है, उसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं। धीरे धीरे वो ख़राब होती जा रही है, मतलब हम उसको उस पर कल्टीवेशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो इसके रीज़न्स क्या हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसके रीज़न्स क्या क्या। लैंड डिग्रेडेशन की बात करें अगर, तो हम यहाँ पर एक इसको अब इंग्लिश में जान लीजिए। द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़, ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ which makes it unfit for cultivation is known as land degradation. Clear? Again I am repeating, the decrease in the quality of land due to human and natural activities which makes it unfit for cultivation is known as land degradation. Clear? Now इसके reasons को हम लोग देखते हैं, causes क्या हैं। First cause is overgrazing. First cause is overgrazing. ओवरग्रेजिंग क्या है? ओवरग्रेजिंग का मतलब जैसे कि गाय है, बकरियां हैं, ये किसी एक स्थान पर किसी ज़्यादा दिनों तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर घासें खाएंगी, या जो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको खाएंगी, तो वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। ये ओवरग्रेजिंग हमारे कंट्री में ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र यहाँ पर होते, तो वहाँ की लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि सॉइल इरोजन होने लगता है फिर ओवरग्रेजिंग की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ओवरग्रेजिंग होगी तो लैंड डिग्रेड होने लगती है। दूसरा है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब, ज़्यादा सिंचाई करने से, ज़्यादा पानी देने से, खेतों में ज़्यादा पानी इकट्ठा करने से क्या हो जाता है कि सैलिनिटी हो जाती है, एल्कालिनिटी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि पानी भरा रहता है, जैसे लगता है कि एक प्रकार से बाढ़ आ गई है, काफ़ी वहाँ का सॉइल वहाँ की ख़राब हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं मेक ओवर इरिगेशन कह सकते हैं वेस्ट लॉगिंग लीड टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्केनिटी इन द सॉइल। क्लियर? थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे? बिकॉज वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज कॉसेस लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है, वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो लैंड में इधर उधर चला जाता है, वाटर में चला जाता है, तो इससे पोल्यूशन क्रिएट होता है, लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज माइनिंग। माइनिंग क्या है? माइनिंग, जहाँ भी माइनिंग होती है, सबसे पहले माइनिंग करने से पहले वहाँ पर सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन होता है, वहाँ के जंगल काट दिए जाते हैं, पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, वहाँ पर ओवर बर्निंग होती है, जिससे क्या होता है, वहाँ की लैंड डिग्रेड हो जाती है, लैंड वेस्ट हो जाती है। ओके, इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर बर्निंग ऑफ माइनिंग साइट्स कॉसेस सेवर लैंड डिग्रेडेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्रीज में कैसे? बिकॉज मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, it generate huge amount of dust. When it settles down on the land, it prevents the process of infiltration of water into soil.
लेट मी टेल यू दैट कि मिनरल प्रोसेस जो वहाँ पर होता है, जो भी वहाँ पर पत्थर की ग्राइंडिंग होती है, तोड़े जाते हैं, तो वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री होती है, तो सीमेंट बनाने का जो प्रोसेस होता है, तो पत्थरों को तोड़ते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ बहुत डस्ट क्रिएट हो जाती है, बहुत डस्ट ह्यूज अमाउंट में जनरेट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो डस्ट जो है पहले तो हवा में मिक्स हो जाती है, एयर में, उसके बाद फिर वो लैंड में सेटल हो जाती है, लैंड में सेटल हो जाती है, जिससे वो वाटर जो होता है वो अंदर नहीं जा पाता है, वो एक प्रकार से परत जम जाती है इस लैंड पे, और वही पे पानी अंदर नहीं जा पा जाता है, जा पाता है, तो वो फर्टिलिटी वहाँ की ख़राब हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाता है। क्लियर? सो दीज आर द प्रॉब्लम अराइज, ओके, these are the causes of degradation, land degradation. Clear? Got it? Now what are the solution? अब solutions क्या हैं? लैंड डिग्रेडेशन के सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है एफॉरेस्टेशन। क्या आता है? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, जिससे कि ये बैलेंस हो सके। दूसरा है कंट्रोल ग्रेजिंग, जो भी हम लोग बात कर रहे थे ओवर ग्रेजिंग की, तो ओवर ग्रेजिंग को हम कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रेजिंग करने से बचाया जा सके। ठीक है। तीसरा है कंट्रोल माइनिंग, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे माइनिंग की, माइनिंग के समय सबसे पहले हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, वहाँ ओवर बर्निंग करते हैं, तो इसको भी, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ मैनेजिंग वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड जो भी अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि हमारा 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ वेस्ट लैंड, इतना लैंड हमारा वेस्ट है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए जिसको यूज़ में लाया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका जो डिस्चार्ज या डिस्पोजल होता है, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट, उसको प्रॉपर मैनेज करके उसको डिस्पोज किया जाए। जैसे ऐसे खुले में नहीं उसको लैंड में डिस्चार्ज कर दें या वाटर में उसको डिस्पोज कर दें, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। क्लियर? सो दीज आर द सॉल्यूशन टू कंट्रोल द लैंड डिग्रेडेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट विल बी सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट विल बी सॉइल। सॉइल एज रिसोर्स। अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। क्लियर? अब सॉइल की अगर हम बात करें तो जो हमारे सॉइल है, इसको बनने में, अगर एक लेयर जो बनती है सॉइल की, तो उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। फ्यू सेंटीमीटर उसको फॉर्म होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। सो थिंक अबाउट इट। तो ये जो फैक्टर्स हैं, जो सॉइल्स फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म होती है। पहला तो रिलीफ, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे। रिलीफ में जैसे कि प्लेन्स आ गया, हमारा माउंटेन आ गया, प्लेट्यू आ गया, उसकी वजह से ये सॉइल फॉर्म होती है। दूसरा है बेड रॉक या पेरेंट रॉक। तीसरा है क्लाइमेट। फोर्थ है वेजिटेशन एंड चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। सो दीज आर द फैक्टर ड्यू टू दिस द सॉइल फॉर्म। क्लियर? अब सॉइल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, कैसे क्लासीफाइड किया गया, कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, देर आर 6 टाइप्स। एलुवियल सॉइल फर्स्ट, सेकेंड इज ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ लैटरेट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो सॉइल सॉइल का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। एलुवियल सॉइल से स्टार्ट करते हैं। अब एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो ये होती क्या है एक्चुअली, ये हमारी कंट्री में एलुवियल सॉइल, इट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल। इट कवर्स इंटायर नर्दर्न प्लेन। ठीक है, इट कवर्स इंटायर नर्दर्न प्लेन्स, पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। लेट्स सी एलुवियल सॉइल, आप देख सकते हैं ये एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा नर्दर्न प्लेन ये कवर करके रखा हुआ है। और जो हमारा पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये हमारा ईस्ट कोस्ट, कोस्ट का मतलब ये जो समुद्र का किनारा जो है, तो ईस्ट है ये इधर, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूरा हमारा ये एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है। ठीक है,
और ये आपका नर्दर्न प्लेन है, कुछ हिस्सा आपको यहाँ भी देख सकते हैं, कुछ पार्ट आपको एल्यूवियल सॉइल यहाँ पे मिल जाएगी, ये पूरा नर्दर्न प्लेन कुछ यहाँ पर भी है, ठीक है। सो इन मैप यू कैन मार्क इट, आप इंडिया के मैप में आप एक इंडिया का मैप ले लीजिए, उसमें आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है, कि एल्यूवियल सॉइल इंडिया में कहाँ पर पाई जाती है। इसको देख लीजिए, आप वीडियो में पॉज करके देख सकते हैं और आप उसमें मार्क कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो एल्यूवियल सॉइल की बात कर रहे थे, इट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल। इसके दो प्रकार होते हैं, ये दो टाइप की होती है सॉइल। कौन कौन सी? देखिए हम आपको दिखाते हैं। दैट इज बांगर एंड खादर। टू टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल, दैट इज फर्स्ट इज बांगर, सेकेंड इज खादर। बांगर सॉइल जो होती है ओल्ड सॉइल होती है। बांगर सॉइल जो होती है ओल्ड सॉइल होती है। ओल्ड का मतलब जिसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा रहते हैं, ये इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा रहते हैं, जो कि लेस फर्टाइल होती है। बांगर इज लेस फर्टाइल, ये पेबल्स ज़्यादा होते हैं इसमें, एंड ओल्ड सॉइल इट इज़। क्लियर? और जो हमारी खादर सॉइल है ये न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है और ये न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। इसमें जो कंकड़ पत्थर है, पेबल्स है, वो बहुत कम होते हैं। इस वजह से ये एल्यूवियल इस वजह से ये फर्टाइल होती है। क्या होती है? फर्टाइल होती है। इट इज़ मोस्ट फर्टाइल, इट इज़ लेस फर्टाइल, इट इज़ ओल्ड एल्यूवियल, इट इज़ न्यू एल्यूवियल। क्लियर? बांगर एंड खादर टू टाइप्स की एल्यूवियल सॉइल होती है। क्लियर? मैप में आप एक बार और देख लीजिए कि एल्यूवियल सॉइल कहाँ पर पाई जाती है। आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ये एल्यूवियल सॉइल पूरा आप देख सकते हैं। इसको आप मैप, इंडिया के मैप में फिजिकल इसको आप मार्क कर सकते हैं। क्लियर? इट कैन बी आस्क इन द मैप पोर्शन, मैप के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सॉइल पर। ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक सॉइल, it is black and clay soil. It is black and clay soil. It is ideal for growing cotton, also known as black cotton soil. ये जो है कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इस पर कॉटन ज़्यादा होती है और ये जो है इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है हाई कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को कैप्चर करने की। इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को कैप्चर करने की, एंड इट कवर्स द, अब ये कहाँ पर कवर करता है इसको आप मैप में देख लीजिए। ये ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये पूरा जो हमारा एरिया है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, ये पूरा ब्लैक सॉइल से कवर है। आपको यहाँ पर कॉटन ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि यहाँ पर कॉटन होता है। जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, महाराष्ट्र में ही क्यों है? क्योंकि कॉटन है। कॉटन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल है। क्लियर? यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, आप इसको मार्क कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड योर हियर। ठीक है? कवर्स द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, ये जो नॉर्थ वेस्ट का डेक्कन प्लेट्यू है, ओके, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र एंड मालवा प्लेट्यू, ऑल आर कवर्ड ओवर हियर। क्लियर? यू कैन गेट इट। और इसको आप मार्क कर सकते हैं इंडिया के मैप में। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, ये रेड और येलो सॉइल इसको क्यों बोलते हैं? क्यों रेड? क्योंकि यहाँ पर आयरन ज़्यादा पाया जाता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसको रेड बोलते हैं। और येलो क्यों? क्योंकि इट लुक्स इन येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेट फॉर्म। जब इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब इसमें पानी अवेलेबल होता है इस लैंड पे, तो ये येलो कलर की दिखती है। कैसे? येलो। बाकी ये आयरन की वजह से यहाँ पर रेड दिखाई देती है। क्लियर? जब इस पर पानी अवेलेबल होता है तो ये येलो दिखाई देती है। क्लियर? अब ये कौन कौन से पार्ट को कवर करती है? इट कवर द साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। देखिए अब रेड और येलो, ये रेड है, रेड और येलो, ये सदर्न पार्ट हो गया ये, और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये भी कवर कर रखा है। यहाँ पर भी आपके कुछ पार्ट में आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया ये रेड और येलो सॉइल से कवर हुआ है। क्लियर? आप ये देख सकते हैं, इसको आप इंडिया के मैप में मार्क कर सकते हैं। गॉट इट? दीज आर रेड एंड येलो सॉइल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेटराइट सॉइल। क्या है? लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, ये लेटराइट सॉइल किसे कहते हैं? एक्सक्यूज मी।
ह्यूमस कंटेंट इज लो एज बैक्टीरिया डाई इन हाई टेम्परेचर। इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डेड हो जाते हैं, बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसकी जो पावर है, जो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा बारिश की वजह से अंदर चले जाते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसको फर्टाइल बनाने के लिए इस सॉइल को क्या किया जाता है कि सूटेबल फॉर कल्टीवेशन विद द एडिक्वेट मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। इसमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र हम डाल करके दे करके इसको काफ़ी जो है फर्टाइल बनाया जाता है इसको। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको टी कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं लेटराइट सॉइल को। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये लेटराइट सॉइल है, ये आपका पूरा पोर्शन ये देख सकते हैं, ये लेटराइट सॉइल का है। कहीं कहीं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये पोर्शन भी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तमिलनाडु हो गया आपका, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। ठीक है, एमपी हिली रीजन्स ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, आसाम में भी आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, ये दैट इज़ लेटराइट सॉइल। क्लियर। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? ये रेडिश ब्राउन होती है। ये एरिड से पता ही चल रहा है कि ये सैंडी सॉइल है। एरिड्स का मतलब सैंडी सॉइल, या ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो इसमें थोड़ा हल्का साल्टी लगेगी आपको। ठीक है, तो इसमें जो है ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत कम होता है। इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत कम होता है। ये राजस्थान के एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है और वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लो रेनफॉल होती है और ह्यूमस और मॉइस्चर कम होता है। दैट इज़ एरिड सॉइल। क्लियर। अब ये कहाँ पर पाई जाती है आप इसको देख सकते हैं। एरिड सॉइल ये है, ये देखिए यहाँ पर एरिड, और ये आपका एरिया देख सकते हैं राजस्थान में ये एरिड सॉइल पाई जाती है। ये येलो और ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन होती है सॉरी, और इसका जो टेस्ट है वो साल्टी होता है। इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या है? इट इज़ फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। इट इज़ फाउंड इन रेन फॉरेस्ट एंड दीज आर एसिडिक। ये एसिडिक होती है विथ ह्यूमस कंटेन इन लेस। इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, ह्यूमस कम होते हैं। ये एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो ग्लेशियर से जो पानी निकलता गिरता है तो इसकी वजह से ये एसिडिक हो जाती है। क्यों स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय, ये कहाँ पर पाई जाती है? स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालयाज़। और ये कहाँ पर? जिसमें दो प्रकार की, जैसे लूमी होती है और सिल्टी सॉइल। लूमी एंड सिल्टी सॉइल जो कि आपको वैलीज़ में पाई जाती हैं। कहाँ पर? आप जिसमें देख सकते हैं मैप में, जो हमारा फॉरेस्ट सॉइल है, ये आपका जो फॉरेस्ट रीजन है, यहाँ पर ये हिमालय रीजन है आपका, ये फॉरेस्ट रीजन होता है पूरा। यहाँ पर आप देखिए ये पूरी फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। यहाँ पर जो वैलीज़ हैं, यहाँ पर वैलीज़ में आपको लूमी और सिल्टी सॉइल पाई जाएगी जिसमें कि फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी जो जहाँ पर कोर्स ग्रेन होते हैं, अपर स्लोप, जो अपर स्लोप होते हैं वहाँ पर कोर्स ग्रेन भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। आप इसको जितना भी आपने इसमें देखा है, फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल, दीज सॉइल यू हैव टू मार्क ऑन द मैप ऑफ इंडिया। फिजिकल मैप में आप इसको मार्क कर सकते हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर वर्क, try to do this. Okay, now come to the point. Next point. Next is soil erosion and conservation. soil का erosion. soil erosion क्या होता है? जब मिट्टी की ऊपरी परत कट जाती है या हट जाती है उसे soil erosion कहते हैं। क्या कहते हैं? soil erosion. इसको आप इंग्लिश में जान लीजिए। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is called soil erosion. Clear? Okay, once again I am repeating. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is called soil erosion. इसके मेन कॉज क्या होते हैं सॉइल इरोजन के? इसका जो मेन कॉज है वो नेचुरल फोर्स है।
नेचुरल फोर्स का मतलब होता है वाटर, विंड, ग्लेशियर। जैसे वाटर की वजह से ये सॉइल इरोजन होता है, पानी तेज़ी से बहता है तो अपने साथ मिट्टी काटते हुए बहता है। दूसरा विंड, जब हवा तेज़ से बहती है तब भी विंड को इरोड करते हुए चलती है। ग्लेशियर से निकलने वाला पानी जब तेज़ी से आता है, स्पीड से आता है, तो अपने साथ इसको इरोड करता है, सॉइल को। सो दीज आर द मेन कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। इसके अलावा अदर कॉजेज भी हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रॉन्ग फार्मिंग मेथड। डिफॉरेस्टेशन हम जानते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग अभी हमने डिस्कस किया था। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इससे वहाँ पर हम पेड़ों की कटाई करते हैं, जंगल जो भी होते हैं साफ़ करके हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ओवर बर्निंग करते हैं। रॉन्ग फार्मिंग मेथड, फार्मिंग अगर हमें सही से करना नहीं आता, फार्मिंग मेथड में अगर कमी हो गई तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। सो दीज आर द कॉसेस ऑफ सॉइल इरोजन। अब ये तो कॉसेस हो गए, अब इसके सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, व्हाट आर द सॉल्यूशन, लेट्स डिस्कस इट। सॉल्यूशंस आर कंटूर प्लगिंग। फर्स्ट इज कंटूर प्लगिंग। कंटूर प्लगिंग का मतलब क्या होता है? कंटूर प्लगिंग मीन्स प्लगिंग along कंटूर लाइन्स कैन डिक्लरेट द फ्लो ऑफ वाटर। मीन्स जैसे आप खेत की जुताई करते हैं, जब खेत की जुताई करते हैं तो जुताई करते समय ये ध्यान रहे जो वाटर फ्लो है उसके अपोजिट में हमें खेत की जुताई करनी चाहिए। जैसे पानी का बहाव इधर है तो हमें उसके इधर डायरेक्शन में हमें खेत की जुताई करनी चाहिए। तो मतलब खेती करना के मतलब जुताई करने के लिए भी हमें जानकारी की ज़रूरत है, जिससे सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। जब हम इधर की तरफ जुताई करेंगे सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। अगर वाटर फ्लो इधर है तो हमें जुताई करते समय इधर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है। एफॉरेस्टेशन कैसे हो? शेल्टर बेल्ट की तरीके हो। शेल्टर बेल्ट क्या होती है? शेल्टर बेल्ट जो होता है इट मीन्स कि एक रो में ट्रीज़ जो है एक रो में लगाए जाएं, उस एक लाइन से लगाए जाएं, जिससे क्या होता है, इट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ विंड। वो विंड के फोर्स को रोकता है, इट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ विंड। तो एफॉरेस्टेशन शेल्टर बेल्ट की तरीके लगाया जाए, मीन्स रोज ऑफ ट्रीज। क्लियर। तीसरा है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है जो हम माउंटेन पर जो फार्मिंग करते हैं, माउंटेन पर फार्मिंग करने के लिए हमें स्टेप वाइज फार्मिंग करनी चाहिए, टेरेस वाइज। वहाँ पर हम स्टेप बना करके फार्मिंग करें, ठीक है, जिससे कि वहाँ पर भी सॉइल इरोजन को रोका जा सके। नेक्स्ट है ग्रास। ग्रास को हमें उगने देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उगने देना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए। जब ग्रास ज़्यादा से ज़्यादा उगेगी तो इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ विंड एंड इस पर कंट्रोल करना चाहिए। किस पर? लिमिटेड ग्रेजिंग को, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए, लिमिट पे करना चाहिए। क्लियर। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, टॉपिक समाप्त होता है। क्लियर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो and you can note it down, whatever you are getting the problem, you are not understanding whatever the points or topic, you can note it, okay, and prepare the notes of this chapter, frame the question according to the topic as I told yesterday, and accordingly you can write down the answers of the questions whatever you have framed. Clear. Thank you.